नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। द इमेंसिपेशन ऑफ लोअर कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस वाज द प्राइमरी एम या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये यहाँ पर क्वेश्चन है, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के लगभग नाम लिख दिए हैं जो आपके स्पेक्ट्रम के चैप्टर में दिए हुए हैं। अब हमको बताना है किसका प्राइमरी या फिर कह सकते हैं मेन ऑब्जेक्टिव था लोअर कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस का इमेंसिपेशन यानी कि उनका उत्थान करना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सत्यशोधक समाज जुड़ा हुआ था इमेंसिपेशन ऑफ लोअर कास्ट से, फिर आपका सुधारक गोपाल गणेश आगरकर का, उसके बाद है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामस्वामी नाइकर का। तो 2, 5, 6 यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो लोअर कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के उत्थान से मुख्य रूप से जुड़े हुए थे। क्या हमको ऑप्शन में कोई ऐसा मिलता है जो इसको सेटिस्फाई कर देगा? बी आंसर यहाँ पर सही है। अब सभी के ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। वैसे हमको लगता है कि हमको सब कुछ याद है, लेकिन जहाँ पर एमसीक्यू बन जाता है वहाँ पर जो है दिक्कतें आने लगती हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन ऑर्गेनाइजेशंस का क्या है वो आपको याद रखना चाहिए। सत्यशोधक समाज ने क्या कहा था कि वो शूद्र और अनटचेबल्स को लिबरेट करना चाहते हैं, उनको और वास्तविक स्थिति समाज में या फिर कह सकते हैं इक्विटी उनके लिए सुनिश्चित करना चाहते हैं, उनको शोषण से बचाना चाहते हैं। ठीक है, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने स्टैब्लिश किया था केशव चंद्र सेन की सहायता से। उसका ऑब्जेक्टिव था कि मॉनिज्म यानी कि अद्वैतवाद को प्रमोट करना था, एक ही ईश्वर की पूजा की जाए, ऐसा लोगों में बिलीफ जनरेट करना था। ठीक, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट या फिर आत्मसम्मान आंदोलन बैकवर्ड कास्ट को इक्वल ह्यूमन राइट्स सुनिश्चित कर रहा था और बैकवर्ड कास्ट्स में सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को प्रमोट करना था। रामकृष्ण मिशन का अलग ही है, वो हेल्थ केयर, डिजास्टर रिलीफ, रूरल मैनेजमेंट, एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन और कल्चर को प्रमोट करने में जुटे हुए थे। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले का सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसका एम था नेशनल मिशनरीज जो सर्विस के लिए आगे आ सकते हैं उनको ट्रेन करना, प्रमोट करना। कुल मिलाकर के उनका लक्ष्य था कि वॉलंटियर्स तैयार करना कंट्री के उत्थान के लिए। ठीक है, गोपाल गणेश आगरकर का सुधारक था जो जनरली अनटचबिलिटी के खिलाफ बात करता था और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट मुखर होकर के उन्होंने प्रचार किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेन रीजन आर्य समाज के विघटित होने का क्या था? क्या जो है हिंदुज्म का कन्वर्जन हो रहा था? मीट ईटिंग के क्वेश्चन पर कि दो धड़ों में बट गए थे लोग, मीट खाने वाले या फिर मीट ना खाने को प्रमोट करने वाले। वैदिक सैंक्टिटी ऑफ विडो रिमैरिज एंड इट्स सोशल स्टेटस, क्या इस मुद्दे पर विभिन्नता आई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। तो आर्य समाज क्यों बटा था? क्वेश्चन ऑफ मीटिंग ईट पर, मतलब ईटिंग मीट पर कि मांसाहार किया जाए या फिर नहीं, इस मुद्दे पर आर्य समाज दो धड़ों में बट गया था। ठीक, तो पंजाब में स्प्लिट हुआ था 1893 में क्वेश्चन ऑफ ईटिंग मीट पर। जो ग्रुप जो था महात्मा ग्रुप कहा गया था, जो मीट नहीं खाता था या फिर मांसाहार जिन लोगों ने अवॉइड किया और जो फेवर कर रहे थे ईटिंग मीट को, उन लोगों को कल्चर्ड पार्टी नाम दिया गया। तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है। सती प्रथा के उन्मूलन के लिए काम करने वाले कौन है या फिर किन लोगों ने सती प्रथा के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी, ये हमको बताना है। तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सारे के सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो भगवती चरण बनर्जी ने मुखर होकर बात की थी, विरोध किया था सती प्रथा का, जो हजारों सालों पुरानी प्रथा जो बहुत कह सकते हैं दमनकारी थी और ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जाती थी, विमेंस के खिलाफ। राधाकांत देव ने भी किया था इसके लिए। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। तो सती प्रथा के उन्मूलन के लिए मुखर आवाज उठाई थी राधाकांत देव ने और भगवती चरण बनर्जी ने। आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि 1 and 2 ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अरहार मूवमेंट स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना मोहम्मद अली। अरहार मूवमेंट इनके द्वारा शुरू की गई थी, लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हम देखेंगे करेक्ट कौन सा है, फिलहाल लिखा हुआ है। उसके बाद स्टार्टेड इन सिंक्रोनस विद द अलीगढ़ मूवमेंट, यानी कि अलीगढ़ मूवमेंट जब चल रही थी तभी अरहार मूवमेंट भी शुरू हुई। फिर लिखा है कि तीसरा इसका उद्देश्य था या फिर इट एडवोकेटेड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द नेशनलिस्टिक मूवमेंट, या फिर अरहार मूवमेंट ने कहा था कि जो मतलब जन आंदोलन चल रहा था भारत में या फिर राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए हमको। कौन सा यहाँ पर सही है? पहला स्टेटमेंट सही है। मौलाना मोहम्मद अली जो है ये कह सकते हैं लीडरशिप इन्होंने की थी, नेतृत्व करता थे अरहार आंदोलन के। ठीक, लेकिन ये जो है अलीगढ़ मूवमेंट के समकालीन या फिर उसके साथ साथ या पैरेलल नहीं चली थी, इसके अपोजिशन में चली थी। अलीगढ़ मूवमेंट का जो उद्देश्य था उसके विपरीत अरहार मूवमेंट का उद्देश्य था।
ऑब्वियसली आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट ने कभी नेशनलिस्टिक मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है, जबकि आरआर मूवमेंट ने किया था। तो यहाँ पर ये भी सही हो गया, आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1 and 3 ओनली, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ये एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। आरआर मूवमेंट फाउंड कब की गई थी? 1910 में, ठीक है। मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफ़र अली खान और मजहरुल हक इनसे जुड़े हुए थे। अब ये नाम आप देख के समझ गए होंगे कि ऑब्वियसली ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे। बाद में ये अलग अलग सेशंस में कांग्रेस में दिखाई दिए थे। उसके बाद सेकंड वाला बिल्कुल इनकरेक्ट है, अलीगढ़ मूवमेंट के साथ नहीं चला था, इसके अपोजिशन में चला था आरआर मूवमेंट, और नेशनलिस्टिक मूवमेंट को सपोर्ट किया था इसने। अ जनरल सर्वे ऑफ द सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट, इससे भी हर साल क्वेश्चन आने की संभावना होती है। इससे चैप्टर नंबर 8 से आप इसको पढ़िए और फिर हमारे इस एमसीक्यू सेशन को अटेंड करिए आप। पहला है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आने के पश्चात, जो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है यहाँ पर, और ये बिल्कुल रॉन्ग है। उसके बाद है कि इट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस ऑफ एनी हाई कोर्ट इन इंडिया, यानी कि किसी भी हाई कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस से ज़्यादा जजेस यहाँ पर हैं, ये सही है यहाँ पर, ठीक है। इट इज़ द थर्ड ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया आफ्टर कलकत्ता एंड बॉम्बे इस्टेब्लिश्ड अंडर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया। तो हमारा कौन सा करेक्ट है? केवल सेकंड वाला। नॉट करेक्ट पूछा है कौन कौन से हैं, 1 and 3, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। आप जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे पहले इलाहाबाद में एग्जिस्ट हुआ ही नहीं था। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए जो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर खुला था 1866 में, 1861 के एक्ट के तहत, वो आगरा में एग्जिस्ट हुआ था, ठीक है। लेटर ऑफ पेटेंट ऑफ द 17 मार्च 1866 के तहत जो पहले सदर दीवानी अदालत होती थी उसको रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले आगरा में आया था और फिर जाकर के इलाहाबाद में शिफ्ट हुआ था, ठीक है। द सीट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस वॉज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू इलाहाबाद इन 1869। ये ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके चीफ जस्टिस को भी याद रख सकते हैं, सर वॉल्टर मॉर्गन, बैरिस्टर एट लॉ एंड मिस्टर सिम्पसन वर अपॉइंटेड एट द फर्स्ट चीफ जस्टिस एंड द फर्स्ट रजिस्ट्रार रिस्पेक्टिवली एट हाई कोर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लिए ये सबसे पहले बने थे, वॉल्टर मॉर्गन बैरिस्टर एट लॉ और मिस्टर सिम्पसन रजिस्ट्रार, ठीक है। बाकी सब ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सोशल रिफॉर्म्स इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी की सोशल रिफॉर्म्स के बारे में अब ये स्टेटमेंट अजर्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम अभिकथन यानी अजर्शन को पढ़ेंगे। द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वर लिंक्ड टू द रिलीजियस रिफॉर्म्स, यानी कि जो सोशल रिफॉर्म हुए थे, सामाजिक सुधार, वो कहीं ना कहीं धार्मिक सुधार से ऑटोमेटिकली जुड़े हुए थे, ठीक। रीजन इसका क्या दिया गया है कि ऑलमोस्ट ऑल सोशल इविल्स लाइक अनटचबिलिटी एंड जेंडर बायस्ड इनइक्विटी डिराइव्ड लेजिटिमेसी फ्रॉम रिलीजन इन वन वे और द अदर, कि कहीं ना कहीं अनटचबिलिटी या फिर जेंडर बायस्ड इनइक्विटी यानी कि महिलाओं पर अत्याचार या फिर उनसे समान व्यवहार ना किया जाना, और जो ये आपकी छुआछूत की जो प्रथा थी, कहीं ना कहीं इनको समर्थन मिल रहा था रिलीजन से, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से समर्थन मिल रहा था। धर्म कभी नहीं कहता है, लेकिन जो उस समय सोसाइटी में चीज़ें चल रही थी, प्रीस्ट लोग जो उनका वर्चस्व चल रहा था, उन्होंने कहीं ना कहीं ये भ्रांति फैलाई है कि हमारा धर्म प्रमोट करता है अनटचबिलिटी को, जेंडर बायस्ड इनइक्विटी का मतलब है कि सती प्रथा एक्सेट्रा को वो रिलीजन ही जो है डिफाइन करता है, प्रमोट करता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो प्रीस्टली क्लास जो है, जो पुरोहित वर्ग जो है, प्रमोट करता था अनटचबिलिटी को और सती प्रथा जैसे पुराने दकियानूसी विचारों को। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही जाएगा कि ए करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जाएगा सही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधारों के बारे में जो 19वीं सदी में हुए थे उनके बारे में नॉट करेक्ट या फिर इनकरेक्ट बात बताइए कौन सी है। पहला है कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो है सोशल रिफॉर्म्स में इंस्ट्रूमेंटल थे, ठीक है, उनका रोल था इसमें, ठीक है। नेशनल फ्रीडम मूवमेंट टू प्रोवाइडेड लीडरशिप टू सोशल रिफॉर्म्स, यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उसमें भी सामाजिक सुधारों को उसमें शामिल किया गया, ठीक है, ये भी सही है। और रीजनल लैंग्वेज का वाइडली यूज़ किया गया, यानी क्षेत्रीय भाषाओं का इन सुधार आंदोलनों में व्यापक रूप से प्रयोग किया गया। तो ऑब्वियसली हमारा ये वाला बच रहा है, डी वाला। ये जो है सेक्युलर नहीं थी। कोई भी आप मूवमेंट देख लीजिए या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना, उसने सेक्युलर पर बात नहीं की, ठीक है, कि हम सेक्युलर हैं, ठीक है। सेक्युलर इन नेचर नहीं थे, ये कहीं ना कहीं रिलीजियस इन नेचर थे। तो ये वाला रॉन्ग हो जाता है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आंसर हो गया डी।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एबॉलिशन ऑफ सती। सती के उन्मूलन के बारे में विचार करना है इसमें। पहला, एगिटेशन अगेंस्ट सती प्रैक्टिस वाज लेड बाय राजा राम मोहन रॉय, यानी कि सबसे पहले या फिर सबसे पहले ना भी बोले तो सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन रॉय ने मुखर होकर विरोध किया था, ये लिखा हुआ है। उसके बाद है सती को अबॉलिश किया गया था बंगाल में 1829 में, और सती लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर अबॉलिश की गई थी। कौन कौन से यहाँ पर आपके करेक्ट हैं बताना है। इसमें आपके तीनों ही सही हो जाएंगे, बिल्कुल ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव, डी। तो राजा राम मोहन रॉय ने बहुत कड़ा प्रहार किया था सती प्रथा पर, और बहुत सारी अन्य सोशल इविल्स जो चल रही थी वहाँ पर, और गवर्नमेंट को ये डिक्लेयर करने पर एक तरीके से मजबूर किया था कि सती इलीगल है और इसको कल्पेबल होमिसाइड के रूप में देखना चाहिए, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ 1829, रेगुलेशन ये 1829 बंगाल कोड आया था बेसिकली, जिसने सती को एबॉलिश किया था, ठीक है। और जो है किसी मॉडिफाइड फॉर्म में मद्रास में और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में भी 1830 तक लागू हुआ था। इसी से सती को अबॉलिश किया गया था, और इसीलिए हम मानते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर ही सती का उन्मूलन हुआ था भारत से। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीमेल इन्फेंटिसाइड। अब यहाँ पर इन्फेंटिसाइड और फीटिसाइड में जो है अंतर आपको पता होना चाहिए। फीटिसाइड का मतलब होता है आपका भ्रूण हत्या, ठीक है, भ्रूण हत्या यानी कि गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है, ठीक है, भ्रूण हत्या। लेकिन ये जो है इन्फेंटिसाइड, इसका मतलब है कि जब बच्चा पैदा ही होता है, ठीक है, जनरली ये फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था कि जो लड़की जब पैदा होती थी तो उसको पैदा होते ही मार दिया जाता था दूध में डुबा करके या पानी में डुबा करके। इसको कहते हैं शिशु हत्या, ठीक है। शिशु हत्या और भ्रूण हत्या में अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें है प्रैक्टिस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, यानी कि जन्म लेते ही शिशु की हत्या करना और लड़की शिशु की हत्या कर रहा है, एक कॉमन प्रैक्टिस हुआ करती थी ट्राइबल खासी हिल्स में, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। ट्राइबल लोग जो जनरली जो है वो बर्डन नहीं मानते लड़कियों को, उनकी हत्या नहीं करते हैं, पहले भी नहीं करते थे, तो ये रॉन्ग हो गया। बंगाल रेगुलेशन आया था 1795 में, 1804 में इसने इन्फेंटिसाइड को इलीगल बनाया, और ना सिर्फ इलीगल बल्कि मर्डर के इक्विवेलेंट इस पर जो है कानून बनाया था कि शिशु हत्या करना मर्डर करने के बराबर है। तो ये वाला सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ओनली, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला नॉट करेक्ट है। तो ये जो है फीमेल इन्फेंटिसाइड की प्रैक्टिस जो है कहाँ पर चलती थी उस समय, ये चलती थी बंगाली और राजपूतों के बीच, जो शिशु की हत्या कर देते थे। अगर लड़का पैदा हुआ तो ठीक, वरना अपर क्लास बंगाली और राजपूत उस शिशु की हत्या कर देते थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विडो रिमैरिज इन 19th सेंचुरी। तो विडो रिमैरिज के बारे में कंसीडर करना है, कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर आपके करेक्ट हैं। ब्रह्म समाज जो है विडो रिमैरिज मूवमेंट से एसोसिएटेड नहीं था, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रह्म समाज का विडो रिमैरिज मूवमेंट यानी कि जो कह सकते हैं विधवा विवाह के लिए आंदोलन हुआ था, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इन्होंने मुखर होकर के विधवा विवाह का समर्थन किया था। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट 1856 ने मैरिज ऑफ विडो को लीगलाइज किया, यानी कि विधवाओं की शादी लीगलाइज कर दी। तो पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, क्योंकि ब्रह्म समाज जो है जुड़ा हुआ था विडो रिमैरिज से, विडो रिमैरिज के लिए इन्होंने काम किया हुआ है। ऑब्वियसली राजा राम मोहन रॉय का है ब्रह्म समाज, तो बिल्कुल वो विडो रिमैरिज से जुड़े हुए थे और मुखर होकर के उन्होंने इसका समर्थन किया था कि विधवा विवाह होना चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वोकल थे इसमें, ठीक है, ये भी जो है इनका अहम रोल है विडो रिमैरिज को लीगलाइज करवाने में। हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट 1856 ने मैरिज जो है विडोज की विधवा विवाह को लीगलाइज किया था, इसको कानूनी मान्यता दी थी। करेक्ट है, आंसर हो जाएगा हमारा 2 और 3 ओनली, यानी कि सी करेक्ट है यहाँ। ब्रह्म समाज ने जिन जिन मुद्दों पर बात की थी विडो रिमैरिज, उनमें से बहुत एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था, उसमें उन्होंने समर्थन किया था विडो मैरिज का। फर्स्ट स्टेटमेंट इस वजह से इनकरेक्ट है। बाकी पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अहम रोल है, ठीक है, प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज कलकत्ता में, और हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट पास करवाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। विद्यासागर ने वैदिक टेक्स्ट को भी साइट किया था, इसका संदर्भ दिया था कि हिंदू रिलीजन हमेशा से विडो रिमैरिज की बात करता आया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले लेवरेट कस्टम चलता था, ठीक है, लेवरेट कस्टम आपने देखा होगा और बुक्स में पढ़ा भी होगा एनिशेंट में, कि विधवा जब हो जाती थी महिला तो कम से कम देवर से उसकी शादी करवा दी जाती थी, ठीक है, उसको ये नहीं था कि वो आजीवन विधवा ही रहेगी। अगला क्वेश्चन बताना है, विष्णु शास्त्री पंडित इन्होंने विडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। करेक्ट है,
उसके बाद है करसोन दास मूलजी ने सत्यार्थ सत्य प्रकाश शुरू किया था। मैंने गलत बोल दिया, आप गलत मत सुनिएगा और ना गलत नोट करिएगा। सत्यार्थ प्रकाश ने सत्य प्रकाश शुरू किया था गुजराती में एक जर्नल। उसके बाद डी के कर्वे ने फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी स्थापित की बॉम्बे में। तीनों ही करेक्ट है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। तो जो गर्ल एजुकेशन के प्रीमियर हैं या फिर गर्ल एजुकेशन के लिए जिन लोगों ने काम किया था इसकी शुरुआत करने के लिए, उसमें से इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं जगन्नाथ शंकर सेठ, भाऊ दाजी, जो एक्टिव प्रोमोटर्स थे गर्ल्स कॉलेज खुलवाने में महाराष्ट्र में। विष्णु शास्त्री पंडित ने विडो रिमैरिज एसोसिएशन स्थापित किया था लेट 1850 में। करसोन दास मूलजी ने सत्य प्रकाश शुरू किया गुजराती में, जिसने विडो रिमैरिज यानी विधवा विवाह की वकालत की, इसका समर्थन किया कह सकते हैं। डी के कर्वे वेस्टर्न इंडिया के प्रोफेसर थे। वीर सिंह जो है पश्चिमी भारत में डी के कर्वे ने प्रयास किया था गर्ल एजुकेशन और विडो रिमैरिज के लिए। वीर सिलिंगम पंतलू ने सेम प्रयास किया था मद्रास में, ठीक है। डी के कर्वे ने बताते हैं कि विडो से खुद विवाह किया था 1893 में। विडो हिंदू विडोज के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया और सेक्रेटरी बने थे विडो रिमैरिज एसोसिएशन के। उन्होंने एक विधवा होम खोला था पुणे में। ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं अलग अलग भी। विडो रिमैरिज यानी विधवा विवाह की वकालत जो है इन्होंने भी की थी। इनका नाम है BM मालाबारी, ठीक है। और नर्मदा शंकर, लाभ शंकर दवे ने, जस्टिस गोविंद MG रानाडे ने और के नटराजन ने, इन सभी ने विधवा विवाह की वकालत की थी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। चाइल्ड मैरिज इन इंडिया के बारे में आपको इन एक्ट के बारे में कंसीडर करना है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो 1891 में आया था, इसने गर्ल्स की मैरिज को 12 वर्ष से नीचे फॉरबेड किया था, यानी कि इसको अमान्य घोषित किया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी को मनाही थी इसमें एज ऑफ कंसेंट एक्ट में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट के पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी BM मालाबारी ने, यह भी पूछा जाता है इसमें, ठीक है, BM मालाबारी ने। उसके बाद है कि तिलक जो है वोकल प्रोपोनेंट थे अगेंस्ट एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। हाँ, ये बात सच है कि बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट का, तो ये दोनों सही हो गए। उसके बाद है कि शारदा एक्ट ने मैरिज जो है 21 वर्ष कर दी थी बॉयज़ के लिए एज मैरिज की, और गर्ल्स के लिए 18 वर्ष कर दी थी, जो कि आज भी लागू है। ये नॉट करेक्ट है क्योंकि ये इतना पहले नहीं हुआ था। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर B, 1 और 2। विभिन्न एक्ट जो पारित हुए हैं जिन लोगों ने मैरिज की एज पर बात की है, उसमें नेटिव मैरिज एक्ट है। 2019 का जो UPPCS का प्रीलिम्स था उसमें नेटिव मैरिज एक्ट का ईयर पूछा था, ठीक है, 1872, आपको पता होना चाहिए। इसको नेटिव मैरिज एक्ट भी बोलते हैं, सिविल मैरिज एक्ट भी बोलते हैं। इसने चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट किया था, लेकिन ये हिंदू पर लागू नहीं होती थी, मुस्लिम पर और अदर रिकॉग्नाइज्ड फेथ पर, तो इसका इम्पैक्ट जो था बहुत लिमिटेड था, ठीक। उसके बाद रिलेंटलेस एफर्ट किए गए BM मालाबारी के द्वारा एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास करवाई गई थी। तिलक ने जो है इसका विरोध किया था, तो ये सही है। उसके बाद चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट जब आया 1978 में फ्री इंडिया में, तब से एज हो गई है शादी की 18 और 21, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, इसमें पहला स्टेटमेंट है मैथ्यून कॉलेज ऑफ कलकत्ता वॉज फाउंडेड बाय ईश्वर चंद विद्यासागर इन 1849। ये रॉन्ग है। ईश्वर चंद विद्यासागर मैथ्यून कॉलेज से जुड़े थे लेकिन इसके फाउंडर नहीं थे। चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच जो आया था एजुकेशन पर 1854 में, इसने फीमेल को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने पर जोर दिया था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ओनली, ठीक है, सेकंड ओनली करेक्ट है ये वाला, ये रॉन्ग है। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि बैथ्यून कॉलेज जो है JED बैथ्यून के प्रयासों से खुला था, ठीक है। पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर एसोसिएट हुए थे और इन्होंने 35 गर्ल्स को इसमें बैथ्यून कॉलेज में दाखिला दिलवाया था। उसके बाद है कि चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच आया था एजुकेशन पर, उसने फीमेल एजुकेशन पर जोर दिया था। 1914 में वुमेन्स मेडिकल सर्विस ने जो है अच्छा कार्य किया था और नर्सेस को और मिडवाइफ्स को ट्रेनिंग दिलवाई थी। इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी जो है सेटअप की गई थी D के कर्वे के द्वारा 1916 में। 10 नंबर बात करते हैं। चतुर्वर्णाश्रम डिक्टेट करता है या फिर कह सकते हैं कि ये प्रतिपादित करता है कि जो व्यक्ति की जाति होती है ये डिटरमाइन करती है कि समाज में उसकी स्थिति क्या होगी, उसका मान क्या होगा, और वो डिफरेंट सेक्शन है सोसाइटी के पॉपुलेशन में उसकी पवित्रता कितनी है, ठीक है। तो ये करेक्ट है, ठीक है। NCERT बुक्स ने माना था कि चतुर्वर्णाश्रम जो है इसी से रिलेटेड है। हालांकि अब कुछ लोग इसको
नहीं मानते हैं, कुछ कहते हैं कि एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, लेकिन एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट आपको इसको मानना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद है कि कास्ट सिस्टम इक्वलिटी ऑफ बर्थ पर बेस्ड है, तो ये ऐसा नहीं है, इन इक्वलिटी पर ही बेस्ड है पूरा कास्ट सिस्टम। ठीक है, जिस पर विवाद होता रहता जाति प्रथा कि जन्म से ही किसी को नीचा या कमज़ोर या अपवित्र बता दिया जाता है। ठीक, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। यहाँ पर इन इक्वलिटी बाई बर्थ होना चाहिए, लिखा है इक्वलिटी बाई बर्थ। ब्रिटिश रूल ने सर्टेन कंडीशंस क्रिएट की थी जिससे कि कास्ट कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे कम किया जा सके, यानी कि जो जाति प्रथा थी उसको धीरे धीरे नम्य किया जा सके। ठीक है, अंडरमाइन किया जा सके। ठीक है, ये प्रयास किए गए थे। उसके बाद आर्य समाज ने एडवोकेट किया था अनटचबिलिटी गोइंग बैक टू वेदास, यानी कि अनटचबिलिटी छुआछूत का विरोध किया था वेदों की ओर लौटो कह करके। ठीक है, तो ये वाला भी नॉट करेक्ट है, गो बैक टू वेदास इससे रिलेटेड नहीं है, तो हमको नॉट करेक्ट ही बताना है। कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट आपको दिख रहा है 2 और 4, हमारा आंसर हो जाएगा सी। सी यहाँ पर सही है। फोर्थ स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है कि उन्होंने एडवोकेट यानी समर्थन किया था छुआछूत का, ठीक है, आर्य समाज ने, और नारा दिया था गो बैक टू वेदास, ये रॉन्ग है। एक्चुअली उन्होंने कहा था जो आजकल लोग क्लेम करते हैं कि हमारा जो है डिवीजन ऑफ लेबर पर आधारित था वर्णाश्रम, किसी भी तरीके से वो जाति पर या बर्थ लेने पर आधारित नहीं था। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं कि कोई भी ब्राह्मण हो सकता है, वो उसके जन्म पर आधारित नहीं है, जन्म से व्यक्ति शूद्र होता है, ये सब चीज़ें जो है आज सभी को पता होगी। तो गो बैक टू वेदास में उन्होंने लोगों ने अनटचबिलिटी को अंडरमाइन किया था, एडवोकेट नहीं किया था, तो ये है यहाँ पर। पूना सार्वजनिक सभा के बारे में बताइए कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इस्टेब्लिश किया था तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि गलत है। तिलक इससे जुड़े थे बाद में, लेकिन इन्होंने इस्टेब्लिश नहीं किया था। महादेव गोविंद रानाडे ने इसको इस्टेब्लिश किया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एमजी रानाडे या फिर महादेव गोविंद रानाडे। इसने स्वदेशी और स्वराज के प्रिंसिपल्स को प्रमोट किया था, ऐसा नहीं हुआ था कुछ भी। ये मीडिएटिंग बॉडी के रूप में काम करती थी, इसने किसी भी तरीके से रेडिकल नेशनलिज्म को प्रमोट नहीं किया। तो ये थर्ड वाला करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा डी, थर्ड ओनली। प्रार्थना समाज के बारे में आप बता दीजिए कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि इसका इस्टेब्लिश किया गया था 1867 में बॉम्बे में, ये करेक्ट है। आत्माराम पांडुरंग का नाम इससे जुड़ा हुआ है, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद है कि इसका ऑब्जेक्टिव था इंडियन स्पिरिचुअलिटी को, भारतीय आध्यात्म को वेस्ट में यानी पश्चिम में प्रमोट करने का, ऐसा जो है कुछ नहीं था। उसके बाद है कि लीडर्स ने रिचुअल्स और सुपरस्टिशंस को जो है कंडेम्न किया था, तो ये भी सही है ये वाला। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? इसमें पूछा है नॉट करेक्ट वाला, इनकरेक्ट आंसर बताइए, तो इसमें हमारा सही होगा सी वाला। हालांकि इसमें दिया हुआ है वन ओनली, जबकि यहाँ पर होना चाहिए आपका सेकंड ओनली, यहाँ पर सेकंड ओनली होता तो ये करेक्ट है सी वाला। ठीक, तो मतलब कुल मिला के हमारा इस क्वेश्चन में ये वाला स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट हैं। आर्य समाज के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आप बताइए कौन सा होगा? वेदास को इन लोगों ने जो है इनफॉलिबल बताया। इनफॉलिबल का मतलब होता है किसी चीज़ को अभ्रांत बताना, परम सत्य बताना, परम सत्य। तो इन लोगों ने वेदों को परम सत्य बताया था, सही है। उसके बाद है कि इट प्रिवेंटेड द कन्वर्जन ऑफ हिंदूज टू अदर रिलीजन, जो धर्मांतरण हो रहा था उसको रोकने का प्रयास किया। ठीक है, शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था इन लोगों ने, सब सही है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो कहीं ना कहीं पाश्चात्य सभ्यता की तरफ ले जा रहे थे, धर्मांतरण करवा रहे थे, उसके खिलाफ या फिर उसके रिएक्शन में शुद्धि मूवमेंट चलाया था। एजेंडा था कुल मिला करके कि इसमें रेशनल आइडिया को प्रमोट करके जो भी कुछ हिंदू धर्म में कुरीतियां घर कर गई हैं उनको हटाना, और जो हमारे वेदों में लिखा गया है, जो हमारे वेद की ऑथेंटिक टीचिंग्स हैं, उसका समावेश करना हमारे हिंदू धर्म में। आर्य समाज का विजन था कि भारत में क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए, एक यूनाइटेड इंडिया होना चाहिए जो कि नेशनली, सोशली, रिलीजियसली यूनाइटेड हो, और नारा दिया था इसलिए उन्होंने बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटें। सतनामी मूवमेंट के बारे में बताइए कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। घासीदास ने सतनामी कम्युनिटी जो है स्थापित की, और सतनाम इन लोगों ने एक मत शुरू किया था। सत का मतलब, सतनाम किससे आया है? सत्य से, सत्य यानी ट्रुथ से। ठीक है, तो ट्रुथ से रिलेटेड, ट्रुथ को प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक कम्युनिटी इस्टेब्लिश की छत्तीसगढ़ में, सही है। फाइटिंग सोशल जस्टिस फॉर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन एंड कम्युनिटीज। ठीक है, मार्जिनलाइज्ड यानी हाशिए पर जो समुदाय था और जो वर्ग रहा करते थे उनको सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय उन्नत करवाना उनमें। ठीक है, ये भी सही है।
प्रैक्टिस ऑफ सती और विडो मैरिज और प्रोसिक्यूशन से इनका कोई लेना देना नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 and 2 ओनली, सी। तो सतनामी कम्युनिटी को स्टैब्लिश किसने किया था? घासीदास ने। इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये सब मैचिंग में कभी कभी आ जाता है। अगला क्वेश्चन है द हिंदू कॉलेज कलकत्ता के बारे में। तो हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश किया था राजा राम मोहन रॉय ने, ये लिखा हुआ है, जो कि पार्शली रॉन्ग है पार्शली राइट है, यहाँ पर हम इसको रॉन्ग मानेंगे। उसके बाद लिखा है कि द हिंदू कॉलेज द कलकत्ता में इसने मॉडर्नाइजिंग करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। जो बंगाल में आंदोलन चल रहे थे उसको मॉडर्नाइज करने में, आधुनिक बनाने में, सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सेकंड ओनली। फर्स्ट क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा? वो इसलिए क्योंकि डेविड हेयर ने स्थापना की थी हिंदू कॉलेज की 1817 में, उसमें राजा राम मोहन रॉय ने सपोर्ट किया था, ठीक है। लेकिन अगर ये बोलें कि उन्होंने स्थापना की है तो ये आधा गलत हो जाता है। राजा राम मोहन रॉय जो है ये इंग्लिश स्कूल में मैकेनिक्स और वोल्टायर्स की फिलॉसफी पढ़ाते थे, वोल्टायर की दर्शन पढ़ाते थे। यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में बताइए। यंग बंगाल मूवमेंट ने जो ओल्ड सोशल ट्रेडिशंस चल रहे थे और पुराने रीति रिवाज दकियानूसी प्रथाएं चल रही थी उनको मॉक किया, उनकी मतलब कह सकते हैं उनकी निंदा की, ठीक है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि यंग बंगाल मूवमेंट जल्दी ही खत्म हो गया था क्योंकि हेनरी विवियन डिरोजियो को डिसमिस कर दिया गया था हिंदू कॉलेज से और उनकी डेथ भी हो गई थी बाद में 1831 में, सही है। उसके बाद है कि डिरोजियो या फिर जो उनका मत था, उनका जो सिद्धांत था वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट छोड़ गया था बंगाली सोसाइटी में, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इसने छोड़ा था। करेक्ट कौन सा हो जाएगा? 1 and 2 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यंग बंगाल मूवमेंट अगर पूछ लें किससे प्रेरित था तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अब बताना है कि डिरोजियो का विचार पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया था, क्यों वो जल्दी से कोलैप्स कर गया था। प्रिवेलिंग सोशल कंडीशंस एट दैट टाइम, वहाँ के पर चल रही स्थिति, सोशल ग्रुप या क्लास ने सपोर्ट नहीं किया था, लीडरशिप की कमी, या फिर रियल लिंक मासेस से नहीं था, या फिर कोई आम उद्देश्य नहीं था कि वो मास यानी कि जनता से जुड़ सकें। तो ये सारे के सारे ऐसे कारण थे जिस तरीके से डिरोजियो का मूवमेंट फेल हो गया था। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी। ब्रह्म समाज अर्लियर नोन एज ब्रह्म सभा लेड एम्फेसिस ऑन द यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ठीक है। भाईचारे को और एकता और सौहार्द को प्रमोट किया था इसने, बिल्कुल सही है। पॉलीथीज्म और आइडल वर्शिप को अपोज किया था इसने, ये भी सही है कि इसने जो है अद्वैतवाद को प्रमोट किया था कि देव जो है वन है, ठीक है। जो यूनिवर्स का रचयिता है वो कोई एक है, कई सारे नहीं है, ठीक है। पॉलीथीज्म को इसने बिल्कुल प्रमोट नहीं किया और आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया। प्रेयर्स, मेडिटेशन, रीडिंग्स ऑफ उपनिषद वर टू बी द फॉर्म्स ऑफ वर्शिप, बिल्कुल सही है। समाज की बिल्डिंग में कहीं पर भी कोई तस्वीर नहीं होती थी, कोई ढकोसला नहीं होता था, किसी की मूर्ति नहीं लगाई जाती थी, सिर्फ वहाँ पर कह सकते हैं उपनिषद पढ़े जाते थे और मेडिटेशन की जाती थी और प्रार्थनाएं की जाती थी बिना किसी मूर्ति को सामने रखे। उसके बाद है कि इनकॉर्पोरेट किया था इसने अदर रिलीजन्स को अपने में और खुद को एक नए रिलीजन के तौर पर इसने सनातन धर्म से अलग किया खुद को, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ था। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1, 2, 3 ओनली, यानी कि बी। 19 नंबर में बताना है करेक्ट पेयर, आपको ढूंढना है, बताना है कौन सा सही मिलाया हुआ है। एक तरफ सोशल रिफॉर्मर है, सामाजिक सुधारक, और दूसरी तरफ उनके रचनाएं हैं, ठीक है, लिटरेरी वर्क्स या फिर साहित्यिक रचनाएं। साहित्यिक नहीं, कोई भी रचनाएं, ठीक है, आध्यात्मिक हो सकती हैं। उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है इन्होंने लिखा था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये बिल्कुल सही है। दयानंद सरस्वती ने बैक टू वेदास लिखा था। एक्चुअली बैक टू वेदास कोई वर्क है ही नहीं, वो रचना है ही नहीं, वो तो एक स्लोगन है, ठीक है, स्लोगन है, तो ये वर्क नहीं है, तो ये है नॉट करेक्टली मैच्ड। उसके बाद है कि ज्योतिबा फुले या फिर ज्योतिराव फुले ने लिखी थी गुलामगिरी, ये सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 and 3 ओनली, ये वाला नॉट करेक्ट। तो अंबेडकर के कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं? डॉक्टर अंबेडकर की पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और द बुद्धा एंड हिज धम्म। राजा राम मोहन रॉय ने लिखा था गिफ्ट टू मोनोथीस्ट और बंगाली में वेदों को ट्रांसलेट किया था। उसके बाद बैक टू वेदास एक स्लोगन था। ज्योतिराव फुले के इंपॉर्टेंट वर्क हैं गुलामगिरी, सार्वजनिक, सत्य धर्म, ये दोनों। एक बार फिर से रचनाओं को मिलाना है, जिस किताब को जिस ऑथर ने लिखा है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर की है, कई बार पूछी भी जा चुकी है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री या फिर और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दोनों ही
जवाहरलाल नेहरू ने लिखी हैं, करेक्ट है। लेकिन एनिलिशन ऑफ कास्ट अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही देखा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको लिखा है, तो ये वाला हमारा पेयर रॉन्ग हो जाता है। वीडी सावरकर की इंपॉर्टेंट किताबें हैं द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें 1857 के बारे में उन्होंने लिखा है, और हिंदू राष्ट्र दर्शन लिखी है, हिंदू राष्ट्र दर्शन। और जवाहरलाल नेहरू की कई सारे हैं वैसे, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है टुवर्ड्स फ्रीडम। बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड MCQs अब होंगे यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन रीजन ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, तो राष्ट्रवाद का उदय ही क्यों हुआ था सबसे पहले, इसी पर MCQ है। कारण लिखे हुए हैं, वर्ल्ड वाइड अपसर्ज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनलिज्म, की पूरे विश्व में ही राष्ट्रवाद की लहर थी। उसके बाद है कि इंडियन रिनाइजेंस, ठीक है, भारतीय सुधार जो हुए थे, और मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो यहाँ पर आधुनिक सुधार हुए थे। रिएक्शन टू द ब्रिटिश इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज इन इंडिया, बाहर साम्राज्यवादी नीतियाँ जो ब्रिटेन के लोगों की थी उसके प्रतिरोध में। तो सारे के सारे ये कारण थे जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर टी, यानी कि आपका ऑल ऑफ द अबव, या फिर 1, 2, 3 और 4 सारे डी। कौन कौन से स्टेटमेंट अब करेक्ट है यहाँ पर, कॉलोनियल रूल वॉज द मेजर कॉज ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, जो साम्राज्यवादी शासन चल रहा था उसी की वजह से भारत जो है इकोनॉमिक रूप से पीछे गया था, आर्थिक रूप से पिछड़ गया था। सही है, ये वाला करेक्ट है, आंसर हो जाएगा। अच्छा, और भी स्टेटमेंट है इसमें कि ब्रिटिश स्वोर्ड इम्पोज्ड पॉलिटिकल यूनिटी इन इंडिया, पॉलिटिकल यूनिटी आई थी ब्रिटिश स्वोर्ड, यानी कि कह सकते हैं कि ब्रिटिश पॉलिसीज से या फिर उनके प्रशासन से, शासन से। और कहा जा रहा था कि लेटर मुगल से, यानी कि औरंगजेब के पूरे शासनकाल से अगर हम कंपेयर करें, या फिर हम कंपेयर कर लें बहुत और पीछे जाते हुए मौर्य काल से, तो अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा जो है यूनाइट हुआ था ब्रिटिशर्स के शासनकाल में। इतना मौर्य अशोक के टाइम पर भी इंडिया यूनाइटेड नहीं था, इतना औरंगजेब के काल में भी यूनाइटेड नहीं था जितना कि इस समय तक हो चुका था। और सिंगल यूनिट, सिंगल फेडरेशन के रूप में रूल किया जा रहा था। पॉलिटिकल यूनिटी जो है बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर देखी गई थी, तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि इंडियन प्रोविंसेस जो थे ये इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंतर्गत थे, जो कि रॉन्ग है। इंडियन प्रोविंसेस जो थे वो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंतर्गत थे, और प्रिंसली स्टेट्स जो थे ये इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल्स के अंतर्गत थे। इनडायरेक्ट यहाँ पर होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर 1 और 2 ओनली, 1 और 2 डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, की ब्रिटिश की वजह से भारत को क्या नहीं मिला है ये बताना है, ठीक है। तो पहला है कि प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज, ऑब्वियसली सिविल सर्विसेज अंग्रेजों की वजह से हमको मिली है। पॉलिटिकल यूनिटी जो है अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि मौर्य के बाद से और लेटर मुगल्स के बाद से एक पॉलिटिकल यूनिट के तौर पर, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल यूनिट के तौर पर, कि एक कॉमन सेंटर जो है सबको रूल कर रहा है, उसी की अधीनता सबको स्वीकार कर रहा है, वैसा स्ट्रक्चर जो है ब्रिटिशर्स के समय से आना शुरू हुआ था। तो ये दोनों करेक्ट हैं। उसके बाद है कि कल्चरल यूनिटी इन इंडिया, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने कभी इसको प्रमोट नहीं किया, ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल खेला है, तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। या फिर कभी भी आपको लगे कि कल्चरल यूनिटी जो है ब्रिटिशर्स की वजह से आई है, सांस्कृतिक एकता, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। पंचायती राज जो है ये हमारा अपना कॉन्सेप्ट है, गांधी जी के प्रिंसिपल्स इसमें लिए गए हैं, ये ब्रिटिशर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। हालांकि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी ब्रिटिशर्स के समय, लेकिन पंचायती राज जो टर्म है ये हमारा है और हमारा कॉन्सेप्ट है, भारतीयों का ब्रिटिशर्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये नॉट करेक्ट हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा बी। ये दोनों जो है कंट्रीब्यूशन नहीं है 3 और 4, बाकी 1 और 2 हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इम्पैक्ट ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन ऑन इंडियंस, इंग्लिश एजुकेशन का इंडियंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। स्प्रेड ऑफ द स्पिरिचुअल थिंकिंग इन इंडियंस, यहाँ पर टर्म फ्लॉड है, यहाँ पर होना चाहिए पॉलिटिकल। पॉलिटिकल थिंकिंग जो डेवलप हुई थी, स्पिरिचुअल नहीं, स्पिरिचुअल की तो बात हो चुकी है, वो सब रिफॉर्म अलग हैं। उसके बाद है कि द स्प्रेड ऑफ द लिबरल एंड रेडिकल वेस्टर्न थॉट्स, तो रूसो, वोल्टायर, मोंटेस्को को जब पढ़ा गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में लोग जान पाए इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के कारण, तो राष्ट्रवादी विचारों का उदय हुआ इंडियंस में, बिल्कुल सही है। हेल्प्ड इन प्रूविंग नेशनल लीडरशिप, लीडरशिप को फ्रेम करने में हेल्प मिली, नेशनलिस्ट एक दूसरे से बात कर सकते थे, कह सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में, जो कि इंग्लिश साबित हुई। हेल्प्ड डिफरेंट लिंग्विस्टिक रीजन्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, बिल्कुल सही है।
ब्रिटिशर्स जो है पूरे इंडिया में इंग्लिश को प्रमोट कर रहे थे, तो जो तेलुगु वाला था वो नॉर्थ वाले से बात कर सकता था क्योंकि दोनों अब इंग्लिश सीख चुके थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2, 3 एंड 4, यानी कि सी, 2, 3, 4। द वेलबी कमीशन वॉज सेटअप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू, यानी कि वेलबी कमीशन को सेटअप करने का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का क्या था? उनका उद्देश्य था इंक्वायरी करना अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट द्वारा किए जा रहे थे, यानी कि भारतीय ब्रिटिश सरकार द्वारा जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर किए जा रहे थे उनकी जांच करना, उनका अन्वेषण करना। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर। इसमें दादा भाई नौरोजी शामिल थे और विलियम एस काइन शामिल थे, इनका नाम ध्यान रखिएगा। वेलबी कमीशन को सबूत किसने प्रस्तुत किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले उनमें से एक थे। ये सब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें स्पेक्ट्रम में लिखी हुई हैं। बाकी ये एक इन लोगों ने एक एग्जाम्पल भी दिया है किस तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, तो ये आप पढ़ सकते हैं बुक में। चैप्टर नंबर 10 पर हम लोग आ चुके हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन एंड मॉडरेट फेस। नरमपंथियों का युग था। नेशनल कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है? उससे पहले सबसे पहले इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में दिया हुआ है कि कारण क्या था ड्रेन ऑफ वेल्थ के इंडिया से, भारत का पैसा कैसे ड्रेन किया जा रहा था, प्लंडर और टैक्सेशन की वजह से, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंग्लिशमैन इन इंडिया, इंग्लिशमैन को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दी गई थी और उसको बहुत ज़्यादा सैलरी देते थे, तो इस तरीके से ड्रेन कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इन इंडिया, ये भी सही है। फ्री एंड अनइक्वल ट्रेड, ये भी सही है। और रुपी स्टर्लिंग इम्बैलेंस, ये भी सही है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। सभी से जो है भारत को ड्रेन किया जा रहा था, भारत की वेल्थ को, और ब्रिटेन ले जाया जा रहा था। अब इन स्टेटमेंट्स के बारे में बात करनी है। डफरिन ने कांग्रेस को कहा था, कह सकते हैं उसकी भर्त्सना की थी, निंदा की थी। एक बार कांग्रेस को इन्होंने कहा था, डफरिन ने, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, माउथपीस ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। और एक बार कहा था कि ये एसोसिएशन है, ये निकाय है सिडिशियस ब्राह्मण्स का, यानी कि कह सकते हैं देशद्रोही ब्राह्मणों का, और नमक हराम बाबुओं का, डिसलॉयल बाबूज एंड सिडिशियस ब्राह्मण्स, ये वर्ड थे डफरिन के कांग्रेस के बारे में। और सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिससे वो कांग्रेस प्रोपेगेंडा को काउंटर कर सकें, और ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने मदद की इसमें। कौन सा नॉट करेक्ट है बताना है। जब दोनों ही करेक्ट हो रहे हैं, नॉट करेक्ट कौन सा होगा? कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ना एक गलत है ना दूसरा, दोनों सही है। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फाउंडर का नाम याद रखना है, सर सैयद अहमद खान थे और राजा शिव प्रसाद सिंह थे बनारस के। इन दोनों ने मिलकर के और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के सहयोग से यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। फ्रेजर कमीशन को अपॉइंट क्यों किया गया था? फ्रेजर कमीशन का उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य था पुलिस डिपार्टमेंट रिफॉर्म्स, ठीक है, पुलिस सुधार, ऑप्शन नंबर डी। सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में आया था, इस वजह से इसको फ्रेजर कमीशन कहा गया था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ये जो कमीशन आए थे ब्रिटिश इंडिया में, ये किस गवर्नर जनरल या वाइसराय के शासनकाल में आए थे? तो ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आया था। एचिंसन कमीशन एस्टैब्लिश मतलब सेटअप किया गया था डफरिन के द्वारा 1866 में, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म को या फिर उसके बारे में बताने के लिए। बटलर कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था रिलेशन बिटवीन प्रिंसली स्टेट्स और जो ब्रिटिश पैरामाउंट पावर थी उसके संबंधों को देखने के लिए कैसे हैं, यानी कि उनकी जांच करने के लिए। तो बटलर कमीशन प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश पैरामाउंट्सी के बीच संबंध को लेकर, एचिंसन कमीशन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स को लेकर के, और फ्रेजर कमीशन पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के। अगला क्वेश्चन है, 2 सेशंस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के हुए थे 1883 और 1885 में, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जो थे ये मेन आर्किटेक्ट कहे जाते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के, ठीक है, दोनों सही है। उसके बाद है कि फर्स्ट सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था बॉम्बे में, दिसंबर 1885 में। पहले जो है पुणे में होना था, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैला हुआ था तो नहीं हो पाया था। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर मैंने शायद इसको कांग्रेस पढ़ दिया है, नहीं, कॉन्फ्रेंस पढ़ेंगे इसको। और ये प्रिकर्सर है, जितने भी प्रिकर्सर हैं INC के, ठीक है, उससे जस्ट पहले जो बने उनके वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर A, तीनों ही सही हैं, 1, 2 एंड 3। INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब सेटअप की गई थी अपने इनिशियल फेज में, तो इनका उद्देश्य क्या नहीं था ये बताना है। नॉट एम ऑफ INC ड्यूरिंग इट्स इनिशियल फेज, तो इनका एम नहीं था सोशल रिफॉर्म्स सोसाइटी में को इसमें प्रमोट करना, इनका कोई रोल नहीं था। ये बेसिकली एक पॉलिटिकल बॉडी के रूप में शुरू हुई थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकली एजुकेटेड पीपल की ये मंच था। ये प्रमोट करना था इंडियन नेशनलहुड को
और डेवलप और प्रमोट करना था एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी को। मॉडरेट फेज या फिर आईएनसी के मॉडरेट्स के बारे में, नरमपंथियों के बारे में विचार करना है। असर्शन यानी अभिकथन है यहाँ पर सबसे पहले कि मॉडरेट्स यानी नरमपंथी मानते थे कि ब्रिटिश जो है भारत की कंडीशन सुधारना चाहते थे, भारतीयों के लिए काम करना चाहते थे। रीजन दिया हुआ है कि मॉडरेट्स बिलीव दैट द ब्रिटिश वर नॉट अवेयर ऑफ द रियल इंडियन कंडीशंस। तो ये दोनों ही मतलब ये स्टेटमेंट्स, पहली बात तो सही है, रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है कि मॉडरेट ही मानते थे कि ब्रिटिश अभी अवेयर नहीं है भारत की एक्चुअल कंडीशंस से, लेकिन मॉडरेट्स ये भी मानते थे कि ब्रिटिश अंदर से चाहते हैं कि भारतीयों का उत्थान किया जाए। हालांकि ये दोनों स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंटली करेक्ट है, लेकिन आर ए को डिफाइन नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ए मतलब ए और आर दोनों करेक्ट है, लेकिन आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी।